Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के इस सेशन से। और जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखेंगे और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। यदि आप एसएससी सीजीएल के साथ साथ आप सीएचएसएल, आरपीएफ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और जनरल अवेयरनेस का सेशन आपको हेल्प करता है आपको किसी भी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो ये वाला सेशन जो है ये हमारा एपिसोड बाई चल रहा है और उसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा अगला एपिसोड है जिसमें हमने बाइलिंगुअल क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में। यहाँ पर खास बात ये है कि इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं और सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है। आप चाहे बात करें इंडियन पॉलिटी की, चाहे आप बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की, करंट अफेयर्स की, बुक्स एंड ऑथर्स की, अवार्ड्स की, सभी सेक्शंस को कवर किया गया है इस सेशन में। और आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। आपको दिखेगा कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह है और इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो ये हम जनरल अवेयरनेस के सेशन को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमने क्या इंक्लूड किया है। तो आपको दिखेगा यहाँ पर बोला गया है पहला क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैयद रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये सैयद डायनेस्टी की बात की गई है, सैयद डायनेस्टी। आप सभी को बता दूं कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है बोला गया है सैयद डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, क्योंकि यहाँ पर पहला सैयद शासक मीन्स कि सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश के स्थापक कौन थे, ये पूछा गया है प्रश्न में, ठीक है। और अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। बोला गया है मुबारक शाह, आलम शाह, मोहम्मद शाह और खिज्र खां। तो आप सभी को बता दूं कि ये जो है दिल्ली सल्तनत की बात करता है सैयद डायनेस्टी, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में जो शुरुआत होती है वो गुलाम डायनेस्टी से होती है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक है जिसे हम जानते हैं, ठीक है, जीके तो सरल है, ठीक है, जिसमें जी फॉर है गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी मीन्स की स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। गुलाम डायनेस्टी मीन्स की स्लेव डायनेस्टी। के फॉर हो गया खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। टी फॉर हो गया तुगलक डायनेस्टी, टी जी के टी, टी फॉर तुगलक, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अब एस पर आएंगे सैयद डायनेस्टी, इसको सईद डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। और एल फॉर हो गया ये एल फॉर लोदी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये अगर क्रम याद रहेगा तो आप सभी को बड़े आसानी से ये सब याद रहेगा। आप सभी को बता दूं अब इसके पूछ रहा है सैयद डायनेस्टी के शासक, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी के शासक जो थे वो थे खिज्र खां। कौन था सैयद डायनेस्टी का शासक जो था, उसका नाम था खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां। आप ये डी वाला हमारा इसका आंसर है, ठीक है। आप सभी को और भी चीजें बता देता हूं, जैसे गुलाम डायनेस्टी की बात करें तो यहां पर गुलाम डायनेस्टी में आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं गुलाम डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब खिलजी की बात करें तो खिलजी वंश के संस्थापक में आएंगे
तो आएगा आपको जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। अब तुगलक की बात करें तो तुगलक वंश के संस्थापक में आता है तो नाम आता है गियासुद्दीन तुगलक का। कहीं घियासुद्दीन आपको लिखा हुआ मिलेगा, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और उसके बाद सैयद डायनेस्टी का आपको बता दिया खिज्र खां, और लोदी डायनेस्टी का आएंगे तो बहलोल लोदी। ठीक है। और इसी लोदी वंश में का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रम है। आप अगर क्रम याद कर लेते हैं तो बड़े आसानी से क्वेश्चन आंसर जब भी आएगा इस तरह के क्वेश्चन तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये सबके संस्थापक हो गए। आपसे एक सैयद डायनेस्टी पूछा गया था, सैयद डायनेस्टी के साथ साथ मैंने बाकी डायनेस्टी को भी आपको बता दिया है। अगर आपके पेपर में आए तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और समय समय पर सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसी तरह से डिटेल में बताता रहूंगा ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। बोला गया कि विच इंडियन हैज वोन द 2023 रैमन मैगसेसे अवार्ड। ठीक है, तो रैमन मैगसेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है किसे? रैमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मिला है वो मिला है रवि कन्नन। ठीक है, ये असम के हैं। ठीक है, असम से बिलोंग करते हैं रवि कन्नन, और इन्हें ही रैमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और रैमन मैगसेसे के साथ साथ इन्हें पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया जा चुका है पहले। ठीक है, तो ये पद्मश्री भी मिल चुका है इसको, इनको। भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। ठीक है, और चौथा सबसे सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, और पहले नंबर पर आता है भारत रत्न। ठीक है, अगर भारत में बात करें तो पहला है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है, पहले नंबर पर भारत का सर्वोच्च सम्मान है। दूसरे पे आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है, विभूषण में वी हटा दीजिए, सिर्फ पद्म भूषण, पद्म भूषण। और सबसे नीचे आता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये भारत के 4 जो है सर्वोच्च सम्मान है जो कि इस तरह से है। पहला नंबर भारत रत्न का, दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर पद्मश्री। ठीक है, तो इन्हें रवि कन्नन को पद्मश्री भी मिल चुका है, और 2023 का रैमन मैगसेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रैमन मैगसेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद चाइना। चीन के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ भारत जो है चीन के साथ कौन कौन से राज्य भारत के बॉर्डर शेयर करते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, JNK, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है किसके साथ? चीन के साथ, चाइना के साथ भारत का हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। उसके साथ साथ उत्तराखंड भी बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। उसके साथ साथ हमारा सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये जो राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1965 में, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के लिए काम किया था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी भारत में किसके द्वारा? ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो हैं, इन्हें भारत के सभी सम्मान मिल चुके हैं जो अभी हमने यहां पर देखा था। भारत के सर्वोच्च सम्मानों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है और पद्मश्री है। तो एमएस स्वामीनाथन भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, कौन कौन सा? तो सबसे पहले बात करें यहां पर भारत रत्न की। ठीक है, तो भारत रत्न मिला है 2023 में। 2023 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। किस? ठीक है, 5 पर्सन्स को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 लोग जिन्हें 2023 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2023 नहीं, ये 2024 अभी हाल ही में मिला है। ठीक है, तो इन्हें 2023 नहीं 2024 कर लीजिए। ठीक है, 2024 में मिला भारत रत्न। उसके बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च सम्मान जो है, जिसे हम पद्म विभूषण के नाम से जानते हैं, तो पद्म विभूषण भी मिला इन्हें। पद्म विभूषण मिला इन्हें कब? पद्म विभूषण मिला 1989 में। ठीक है, 1989 में दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला। तीसरा है पद्म भूषण भी इन्हें मिला है कब? 1972 में, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री इन्हें मिला है कब? पद्मश्री मिला 1967। ठीक है, तो ये जो है एमएस स्वामीनाथन एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जिन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री ये चारों सम्मान मिल चुका है। ठीक है, और ये चारों सम्मान मिलने वाले ये पर्सन है एमएस स्वामीनाथन। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति किसके लिए हुआ था? हरित क्रांति हुआ था गेहूं और धान के फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, गेहूं और धान के फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और किसने किया था? एमएस स्वामीनाथन ने। ठीक है, और इन्हें सभी सम्मान मिल चुके हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सभी सम्मान ले चुके हैं। उसके साथ साथ अब आते हैं, इनको एक और पुरस्कार मिला है जिसे हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, जो अभी हम लोग देख रहे थे, एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो इन्हें एमएस स्वामीनाथन को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एमएस स्वामीनाथन को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया? 1971 में
रैमॉन मैग्सेसे। रैमॉन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1971 में। किसे? एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है। वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। क्या कहते हैं उसे? श्वेत क्रांति के जनक। व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किन्हें कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। दुग्ध क्रांति, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, किसे? वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, बोला कि रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी एंड प्लान्स टू मेक अ मार्स लैंडिंग बाई 2045। ठीक है। आप देखिएगा कि हाल ही में एक देश है जिसने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है। ठीक है। अब ये भी जो है अंतरिक्ष में, जैसे भारत का इसरो है, इसरो ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसरो। इसरो की तरह ही एक और कंट्री है जो अब इस अपना एक एजेंसी, स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है। वो कौन सा देश है? तो वो है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है। इन्होंने क्या बनाया है? तो इन्होंने बनाया है कारा बोल रहा हूं, सॉरी, कोरिया एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस एजेंसी। ठीक है। कोरिया एरोस्पेस स्पेस, उसके बाद एजेंसी नहीं, आप इसमें लगा दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो इसने KASA, कोरिया एरोस्पेस, AS से एरोस्पेस है और एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये हो गया हमारा कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये नासा की तरह, नासा आप जानते हैं USA का स्पेस एजेंसी है नासा। ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स के बाद स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। ये हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसका है? नासा USA का, नासा USA का। और कासा, नासा का ही कासा। ठीक है। नासा हो गया USA का और कासा हो गया साउथ कोरिया का, दक्षिण कोरिया का। ठीक है। और इसरो हो गया भारत का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और क्या कहा कि अब ये 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बना रहा है। ठीक है। इससे पहले और भी जगह पे सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है। बट ये था हमारा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला कि आटाकामा डेजर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर जो है आटाकामा जो है वो है चिली में। ठीक है। आटाकामा चिली में है। ठीक है। आटाकामा जो है चिली में है। ठीक है। अब आते हैं, बोला कि द फेमस गायत्री मंत्र, बोला गया है कि द फेमस गायत्री मंत्र इज अड्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉडेस। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? बोला गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वैदिक देवी को समर्पित है। ठीक है।
तो आप सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सावित्री। गायत्री जो मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है, ठीक है। और गायत्री जो है ये एक वैदिक जो गॉडेस हैं, ठीक है। गायत्री मंत्र वैदिक गॉडेस हैं जिन्हें गायत्री मंत्र या सावित्री जो है एक वैदिक मंत्र है, ठीक है। और ये सावित्री को ये गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। बोला कि हु इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। भारत में एक मूवी बनी जिसका नाम था पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनके निर्देशक कौन थे? तो ये थे उमंग कुमार, ठीक है। लेखक थे और निर्देशक थे, सॉरी, और इनके लेखक में विवेक ओबेरॉय, ठीक है। तो ये उमंग कुमार थे। नेक्स्ट आते हैं, बोला गया है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। और इसी पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है किसे? गौतम बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसे उन्होंने सारनाथ में दिया था अपने 5 चेलों को, ठीक है। पहला उपदेश दिया था, ठीक है। बोध गया जहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। वैशाली इनकी कर्म भूमि रही है और लुम्बिनी जन्मभूमि रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि द ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिस्टिलेशन कहा जाता है। आसवन, डिस्टिलेशन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के ज्वाइंट प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है, आसवन, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर बोला गया है कि किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? गैलेना नामक अयस्क होता है किसमें? ये पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन ओर नेम्ड गैलेना। गैलेना किसमें होता है ये पूछा गया है। और इसमें जो है गैलेना को ग्लांस भी कहते हैं, GLANC, ग्लांस। और ये लेड में पाया जाता है। किसमें? लेड में। क्या? ग्लांस या गैलेना। गैलेना तो है ही यहाँ पर। गैलेना को ग्लांस भी कहा जाता है। किसमें? सीसा में पाया जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट। बोला गया है कि द भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु ऑल्सो कॉल्ड धौला सीदिया ब्रिज, ठीक है, कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। विच कनेक्ट्स असम एंड, ठीक है, असम और किसको कनेक्ट करता है? ठीक है, भूपेन हजारिका के नाम से ये सेतु का नाम पड़ा है, जो धौला सीदिया पुल भी कहा जाता है। असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है, असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और सामरिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला एक पंचवटी, ठीक है, अ की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। पंचवटी की बात की गई है जो वाल्मीकि रामायण में, ठीक है, वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र किया गया है, वो किस राज्य में है ये बोला गया है। तो पंचवटी जो है ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। कहाँ? नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पड़ता है ये पंचवटी, ठीक है। और यहीं पर अरण्य कांड, ठीक है, अरण्य कांड। अरण्य कांड क्या है? अरण्य कांड को कहा जाता है जहां से
शूर्पणखा, शूर्पणखा के नाक काटने से लेकर सीता हरण तक, जो शूर्पणखा के नाक कटने से सीता हरण तक का जो कांड है उसे अरण्य कांड कहा जाता है, ठीक है। और कहाँ, ये नासिक में है, ठीक है, वाल्मीकि रामायण में, सॉरी नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। और आप सभी को बता दूं कि ये जो रामायण में कांडों की संख्या बोले तो रामायण में कितने कांड हैं, तो इसमें 7 कांड हैं। रामायण में कितने कांड, तो रामायण में 7 कांड हुए थे। कौन कौन से, तो पहला था बाल कांड, पहला था बाल कांड, दूसरा था आपको जिसमें उनका आवास निवास होता है, जिसे हम लोग अयोध्या कांड के नाम से भी जानते हैं, अयोध्या कांड, ठीक है। उसके बाद आता है अरण्य कांड, ठीक है, अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद आता है सुंदर कांड, कितने कांड हो गए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, ये हो गया आपके 4 कांड। 3 कांड और कौन कौन से हुए, तो सुंदर कांड के बाद हुआ किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद हुआ लंका कांड, लंका कांड के बाद हुआ उत्तर कांड, ठीक है। तो ये इस तरह से 7 कांड हुए हैं रामायण में, ठीक है। और इसी में से जो अरण्य कांड था रामायण का वो पंचवटी, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम बाय अशोका इज जनरली रेफर्ड इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो अशोका के शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी या पियादस्सी, प्रियदर्शी या पियादस्सी के नाम से जाना जाता है, देवनाम पियादस्सी, ठीक है। तो ये उनके अभिलेखों में अशोक के ये नाम बताए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। बोला गया कि रानी की वाव, द क्वींस स्टेप वेल, ठीक है, विच इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इज लोकेटेड इन। तो आप सभी को बता दूं रानी की वाव, रानी की बावरी, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। अब आपको बताते हैं कि गुजरात में स्थित तो है ही, और रानी की वाव जो है उसका चित्र आपको 100 रुपए के नोट में मिलता है। किसके, 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में क्या मिलता है, रानी की वाव का चित्र। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 100 रुपए के नोट पर गांधी जी के अलावा, गांधी जी तो सभी नोट पे हैं, लेकिन 100 रुपए के नोट पर क्या है, रानी की वाव का चित्र है। उसके बाद 200 की बात करें तो 200 के नोट पर क्या है, सांची स्तूप, सांची स्तूपा किसके, 200 के नोट पर है। तो 200 के नोट पे सांची स्तूप, 100 के नोट पे रानी की वाव, और 50 के नोट पर क्या है भाई साहब, तो 50 के नोट पर आपको है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का चित्र बना है 50 रुपए के नोट पर। तो ये पेपर में आ सकता है कि 50 रुपए के नोट पर किसका इमेज बना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट का है। अब आता है 20 रुपए के नोट पर क्या बना हुआ है, तो 20 रुपए के नोट पर बना है एलोरा केव्स, एलोरा केव बना है, एलोरा की गुफा बना है 20 रुपए के नोट पर। और क्या, तो 10 रुपए के नोट पे, तो 10 रुपए के नोट पर है, 10 रुपए के नोट पर है सन टेम्पल,
सन टेम्पल कहाँ? ओडिशा का सन टेम्पल, कोणार्क का सन टेम्पल, ठीक है। 10 रुपए के नोट पर सन टेम्पल बना है। अब देखिए 200 500 बचा हुआ है, ठीक है। 500 के नोट पर क्या है? 500 के नोट पर बना हुआ है लाल किला, रेड फोर्ट, ठीक है। तो 500, 200, 100, 50, 20, 10 सभी नोट पर जो बना हुआ है ये बता दिया है मैंने, ठीक है। 2000 के नोट पर बना हुआ था मंगलयान, ठीक है। मंगलयान बना हुआ था, लेकिन 2000 का नोट बंद हो गया, तो इसलिए ये वाला आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, 2000 वाला। लेकिन 500 के नोट, 100, 200, 50, 20, 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना है, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो रानी की वाव के कितने रुपए? रानी की वाव को 100 रुपए दीजिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्यूरिंग द पासेज ऑफ द रॉयल टाइटल एक्ट 1876 द ऑफिस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाज ऑक्युपाइड बाय, ठीक है। तो बोला गया कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय पर किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया, मीन्स कि कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बने, ये कहा गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे बेंजामिन डिज़राइली, ठीक है। कौन? बेंजामिन डिज़राइली को ये पोस्ट दिया गया था, ठीक है। ये हमारा चौथा आंसर है, बेंजामिन डिज़राइली। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSTIN, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये माल नहीं, वस्तु और सेवा कर की पहचान संख्या, ठीक है। वस्तु है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये सब वस्तु है, बट यहां पर वस्तु सेवा कर पहचान संख्या मतलब है GSTIN का, ठीक है। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। बोला गया है कि पान सिंह तोमर, ठीक है, एक इंडियन सोल्जर थे, हु वॉज 7 टाइम्स नेशनल चैंपियन, ठीक है, 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं थे। वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, देखिएगा वो थे दौड़ने वाले में, ठीक है, स्टेपल चेज बोलेंगे उसे, ठीक है। धावक थे, क्या थे? रनर थे। स्टीपल चेज बोलेंगे उसे, एथलीट बोलेंगे। एथलेटिक्स में थे, ठीक है, स्टेपल चेज बोलते हैं। बहुत तेज धावक थे पान सिंह तोमर। अब बोला गया है कि इन विच ईयर वॉज द गूगल इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी, गूगल को किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था? तो गूगल शामिल किया गया था 1998 में, ठीक है। 1998 में गूगल के संस्थापक थे लैरी पेज, और दूसरे थे सर्जी ब्रेन, ठीक है। ये दो लोग थे, लैरी पेज और सर्जी ब्रेन। इन्हीं के द्वारा 1998 में गूगल की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा डी वाला आंसर हो गया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंश्राइंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिएगा बोला गया कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल है, निहित है। देखिएगा भाग 3 की बात करें तो भारत के जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई है। भाग 3 में क्या? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35। बात करता है भाग 3 का, ठीक है। भाग 2 की बात करें तो भाग 2 है नागरिकता, सिटीजनशिप।
भारत में नागरिकता जो है किससे, पार्ट 2 में है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं 5 to 11। अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी, तो मौलिक कर्तव्य 51A, कितना, 51A आर्टिकल है, और हमारा आंसर भी 4A, भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है आर्टिकल 51A में, ठीक है, क्योंकि 36 से 51 डीपीएसपी है, डीपीएसपी जिसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, ठीक है, और ये है 36 से 51 आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 से 51 क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, और डीपीएसपी कहां से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है, ठीक है, भाग 4 में है, ठीक। तो इस तरह से भाग 3 फंडामेंटल राइट, भाग 2 सिटीजनशिप, पार्ट 4A, भाग 4A ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, ठीक है, 36 से 51। तो इस तरह से ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर टू द रनिंग डाउन और पेमेंट ऑफ अ लोन इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त किस्तों में ऋण के कम होने या भुगतान के को संदर्भित करती है, बोला कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो, क्रेडिट क्रिएशन, बैकवार्डेशन, एमोर्टाइजेशन, ठीक है, तो ये अलग अलग दिए हुए हैं और इसका जो है सही आंसर है एमोर्टाइजेशन, परिशोधन, ठीक है, किस्तों में ऋण को कम करने या भुगतान से को संदर्भित करता है परिशोधन, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, निम्नलिखित में से कौन सी उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, बोला गया है यहाँ पर गामा रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज और माइक्रोवेव्स, ठीक है, तो इसमें से हाई रेडिएशन, हाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स वाले जो रेडिएशन है वो कौन सा है, ये पूछा गया है, और ये है माइक्रोवेव्स, सॉरी ये आएगा रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान, इनमें से कौन सा राज्य है जो नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम क्या करता है, नेपाल को भूटान से अलग करता है। नेक्स्ट है, बोला गया है कि अ रीजन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा कैन बी स्टोर्ड रैपिड एक्सेस इज कॉल्ड, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का वह क्षेत्र जहां अक्सर अभिगमन डेटा को तीव्र अभिगमन के लिए संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कैश कहते हैं, कैश मेमोरी, ठीक है, कैश। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ कामायनी, कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। द इपिक पोएम दैट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क इन हिंदी, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक हैं जिन्होंने हिंदी में सबसे महान साहित्यिक कृतियों में एक माना जाता है, ठीक है, ये है जयशंकर प्रसाद, हमारा सही आंसर है जयशंकर प्रसाद, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये 25 क्वेश्चन का सेशन था जो कि कवर हुआ है। इसी तरह से नए नए एपिसोड आते रहेंगे और उनमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेगा
आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो इसी तरह से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर जुड़िएगा मेरे सेशन में, और इन सभी से आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपके सब्सक्रिप्शन मुझे भी इनकरेज करेंगे अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने में। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।